स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक 4th यूनिट का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स, या इसी को कहते हैं यूजेनिक्स। क्या होती है ह्यूमन जेनेटिक्स और यूजेनिक्स, इसको हम डिटेल में आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ह्यूमन जेनेटिक या यूजेनिक्स, दोनों नाम से बुला सकते हो। कहता है स्टडी यानी कि एनालिसिस ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स एंड द एस्पेक्ट्स लाइक दी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स। कहता है आप अध्ययन कर रहे हो, और अध्ययन में आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो किसका, जेनेटिक कैरेक्टर्स का, जो आपके अनुवांशिक लक्षण है, एंड एस्पेक्ट्स, और उसके जो आपको अलग अलग जो उसके हिस्से हैं, लाइक दी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स, कि किस स्तर पर, जीन लेवल पर, अनुवांशिकता के स्तर के ऊपर कौन कौन से उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। अमंग ह्यूमंस आर इंक्लूड इन दी ह्यूमन जेनेटिक्स, मनुष्य के अंदर, है ना, क्योंकि हम यहाँ ह्यूमन वर्ड जोड़ रहे हैं, मतलब जो भी चेंजेस ला रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो ह्यूमन के केस में बात कर रहे हो। तो कहता है अमंग द ह्यूमंस आर इंक्लूड इन दी ह्यूमन जेनेटिक्स और आल्सो नोन एज यूजेनिक्स। वो कहते हैं जब आप स्टडी कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो of the genetic characters and aspects among the humans are included in the human genetics और also known as eugenics। जब आप अनुवांशिक लक्षणों का और उनके अंदर होने वाले अलग अलग स्तर के लेवल की बात कर रहे हो, उनके अंदर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहे हो, कि उनके अंदर जो अनुवांशिकता के स्तर में बढ़ोतरी की बात कर रहे हो ह्यूमन के केस में, तो ये चीज़ कहलाती है ह्यूमन जेनेटिक्स, और इसी को हम कह सकते हैं यूजेनिक्स। कहते हैं यूजेनिक्स टर्म डिवाइडेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, जो ये जो टर्म है ये डिराइव्ड, ये जो यूजेनिक्स जो वर्ड है डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया जिसका नाम है यूजीन्स। यूजीन्स नाम से ये टर्म यूजेनिक्स डिराइव्ड हुआ, और यूजीन्स का मतलब होता है वेल बॉर्न, बहुत अच्छा जन्म लेने वाला। वेल बॉर्न मतलब बहुत अच्छा, जिसका बर्थ हुआ हो या जिसका जन्म हुआ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर फ्रैंकिस गैल्फोन, इन्होंने 1883 के अंदर प्रपोज द आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द ह्यूमन स्पीशीज थ्रू द चेंज इन द हेरिडिटरी कैरेक्टर इन अ साइंटिफिक मैनर, नेम्ड इट यूजेनिक्स। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे सर फ्रैंकिस गैल्टन। इन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया, एक आइडिया सबके सामने रखा। क्या आइडिया था वो, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज थ्रू दी चेंज इन द हेरिडिटरी कैरेक्टर। वो कहता है उन्होंने ह्यूमन जाति के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की बात की, कि ह्यूमन जो स्पीशीज थी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की बात की, किस लेवल पर, उनके हेरिडिटरी कैरेक्टर के अंदर चेंज लाने की, मतलब उन्होंने बात की कि परिवर्तन लाया जाए अनुवांशिक लक्षणों के अंदर, ताकि हमें ह्यूमन जाति की एक अच्छी नस्ल प्राप्त हो। ठीक है, और ये किस तरीके से करना होगा, साइंटिफिक मैनर, है ना, एक वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने ये बात रखी, और इस चीज़ को क्या कहा गया, यूजेनिक्स। कहता है फ्रैंकिस गैल्टन ने बिकॉज ऑफ दिस नोन एज ए फादर ऑफ यूजेनिक्स, और उनके इस वजह से, इस काम की वजह से उन्हें हम बाद में फादर ऑफ यूजेनिक्स के नाम से वो फेमस हुए या कहलाए जाते हैं। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इन फ्यूचर generation should be increase the number of best individuals and reduction in the number of the defected individuals। वो कहता है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, वो कहता है कि जब अगर आप अनुवांशिक लक्षणों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाओगे, जो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो लक्षण जा रहे हैं, अगर आप उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाओगे, उनके अंदर अच्छी चीज़ों को आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजोगे, तो उससे होगा क्या, जो आपकी भविष्य में आगे आने वाली जो जनरेशन है, शुड बी इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ बेस्ट इंडिविजुअल, तो उनके अंदर जो न्यू इंडिविजुअल्स आएंगे न्यू जनरेशन्स के अंदर, वो बेस्ट इंडिविजुअल होंगे, रादर देन जो डिफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो बनने थे वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप अच्छे अनुवांशिक लक्षणों को आगे प्रोसीड कर रहे हो, आगे वाली जनरेशन में दे रहे हो, जबकि जो खराब लक्षण है उन्हें आप आगे नहीं प्रोसीड होने दे रहे हो। वो किसकी किसकी हेल्प से कर रहे हो आप, यूजेनिक्स, यानी कि जो आप हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के अंदर जो चेंज ला रहे हो, वो यही चेंज है कि आप क्या कर रहे हो, जो खराब लक्षण है उनको आगे नहीं जाने दे रहे, जो खराब कैरेक्टर है उनको आगे नहीं फॉरवर्ड नहीं जाने दे रहे। ठीक, प्रेजेंटली यूजेनिक्स इज अ स्टडी अंडर द फॉलोइंग टाइप। वो कहता है वर्तमान में हम यूजेनिक्स को निम्नलिखित प्रकार के अंदर हम स्टडी करते हैं।
एक होती है पॉजिटिव यूजेनिक्स, एक होती है नेगेटिव यूजेनिक्स। क्या होती है पॉजिटिव और नेगेटिव? तो पहले हम पॉजिटिव यूजेनिक्स की बात कर लें। कहता है पॉजिटिव यूजेनिक्स, इन पॉजिटिव यूजेनिक्स मेन अप्रोच इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोजेनी हैविंग द बेस्ट हेरिडिटी कैरेक्टर। कहता है जो पॉजिटिव यूजेनिक्स है उसमें हमारी मेन अप्रोच क्या होती है, हमारा मेन टास्क या मेन मुद्दा या मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल है कि सिंपल से ऐसी प्रोजेनी का नंबर बढ़ाना, ऐसी प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब जो आपकी नेक्स्ट जो आपके आगे वाली जो एक पेरेंट जनरेशन से जो आगे उनके बच्चे बनने वाले हैं, तो ऐसी प्रोजेनी बनाना जिसके अंदर बेस्ट हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है। ये हमारा मेन, इसमें मेन हमारा क्या है, एम है। ठीक है, मेन हमारी अप्रोच है। अचीव्ड थ्रू जेनेटिक काउंसलिंग, सेलेक्टिव मेटिंग मीन्स प्लान्ड मैरिज, अरेंजिंग मैरिज एट द राइट एज, फ्रीडम फ्रॉम सोशल बॉन्ड्स एक्सेट्रा। उसने कहा कि ये चीज़ हमें कैसे अचीव्ड थ्रू, ये चीज़ें हमें कैसे अचीव होगी कि हमें आगे जाके बेस्ट प्रोजेनी मिले, वो भी बेस्ट हेरिडिटरी कैरेक्टर के साथ, अच्छे अनुवांशिक लक्षणों वाली हमें अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी मिले। इसके लिए उसने कहा इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि उसने कुछ चीज़ें बताई हैं। पहली बात जेनेटिक काउंसलिंग, कि आप पहले तो जेनेटिक काउंसलिंग करें, अर्थात सिलेक्टिव मेटिंग, मतलब जिनके बीच में आपने मीटिंग करवानी है, मतलब जिनके बीच में शादी होने वाली वो प्लान्ड मैरिज हो। प्लानिंग का मतलब उसमें प्रॉपर आपको पता हो कि लड़कों वालों की तरफ और फैमिली जो बैकग्राउंड है और जो लड़की वाले का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो दोनों को पता हो। ठीक, मतलब उनका आपको जेनेटिकली उनके बारे में पता हो कि वो फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है ना, हर चीज़ के बारे में पता हो। अरेंज मैरिज एट द राइट एज, दूसरी बात, आप जब अरेंज मैरिज कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर जो राइट एज है कि नहीं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी मैच्योर स्टेज में है तभी ये चीज़ों आपको आगे वाली जनरेशन भी हेल्दी मिलेगी। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम द सोशल बॉन्ड, और जो सामाजिक हमारे बंधन होते हैं उनसे हमें आज़ादी रहे। आगे, प्रिजर्वेशन ऑफ द ओवम ऑफ ए सुपीरियर क्वालिटी, और अगर आपके पास ओवम अच्छी क्वालिटी वाले हैं तो उनको प्रिजर्व करने का हमारे पास कोई सिस्टम हो। ठीक, दूसरा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड प्रिजर्विंग बेस्ट क्वांटिटी स्पर्म्स with aid of the modern techniques include in the पॉजिटिव यूजेनिक्स। बोलता है इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब होता है कि स्पर्म को फीमेल की बॉडी में पहुंचाना, वो भी विदाउट फर्टिलाइज, मतलब विदाउट कॉपुलेशन, मतलब बिना मेटिंग के, मतलब जो फीमेल और मेल जो बॉडी है वो बिना कॉपुलेट हुए, मतलब उनके बीच में बिना सेक्स रिलेशन के ही स्पर्म जो आप आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू स्पर्म को वेजाइना में एंटर करवाओ, ये सारा। और उसके अलावा बेस्ट प्रिजर्विंग, बेस्ट और अच्छी क्वालिटी के स्पर्म को प्रिजर्व रखने का सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें आजकल मॉडर्न टेक्निक के थ्रू होती हैं। और ये सब किस में काउंट होती हैं? पॉजिटिव यूजेनिक्स के अंदर, राइट। उसके अलावा कहता है कि यूजेनिक्स एंड द जीन इंजीनियरिंग are being used to establish the best quality of the hereditary trait in the human society। वो कहता है आजकल ये यूजेनिक्स और जो ये जीन इंजीनियरिंग टेक्निक है, इसका इस्तेमाल जो है वो किस लिए हो रहा है? एस्टेब्लिशमेंट दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ द हेरिडिटरी ट्रेट्स इन द ह्यूमन सोसाइटी। इनका यूज़ आजकल जो मानवीय समाज है, जो ह्यूमन सोसाइटी है, उसके अंदर अच्छे गुणों को अनुवांशिकी करने का बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। मतलब कि अच्छे अच्छे जो आपके ट्रेड्स हैं, बेटर जो जो सोसाइटी के लिए, उस ह्यूमन बीइंग के लिए बेस्ट जो ट्रेड्स हैं, जो गुण हैं, उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूजेनिक्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक का मदद लेते हैं। कहते हैं यूजेनिक्स मीन्स गुड अपेयरेंस एंड नॉर्मल अपेयरिंग। कहता है यूजेनिक्स का यही मतलब है कि एक अच्छी अपेयरेंस या नॉर्मल अपेयरिंग। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव यूजेनिक्स। कहता है कैरीज ऑफ अनडिजायरेबल इंफीरियर ट्रेड्स, करेक्टर और जीन्स आर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी बाय वेरियस checks such as marriage control, segregation, birth control, sterilization, control of the consanguineous मैरिज। वो कहता है कि जो नेगेटिव यूजेनिक्स है उसमें क्या होता है? नेगेटिव यूजेनिक्स में क्या होता है? कैरियर ऑफ द अनडिजायरेबल इंफीरियर ट्रेड्स या करेक्टर और जीन्स। नेगेटिव यूजेनिक्स के अंदर जो कैरियर होते हैं, ऐसे कैरियर, कैरियर मतलब जो
ले जाने वाला है, कोई ऐसा इंडिविजुअल जो अपने अंदर अनडिज़ायरेबल इन्फीरियर ट्रेड्स को लेके जा रहा है या करेक्टर्स को लेके जा रहा है या जीन्स, मतलब ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर अनडिज़ायरेबल, जो हमें नहीं चाहिए, ऐसे गुण उसके अंदर अगर वो कैरी कर रहा है, ऐसे कोई करेक्टर या जीन्स या ट्रेड, आर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस देयर प्रोजनी बाय वेरियस चेक्स। तो कहता है कि नेगेटिव यूजेनिक्स में क्या है कि हम क्या करेंगे, ऐसे ह्यूमन बींग, इसलिए इसको नेगेटिव यूजेनिक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उन ह्यूमन बींग्स को चेकआउट करता है जिनके अंदर अनडिज़ायरेबल इन्फीरियर ट्रेड्स या करेक्टर और जीन्स है ना, उनको रोकता है। अलाउड टू आर नॉट अलाउड टू, मतलब नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस देयर प्रोजनी। वो कोशिश करता है कि ऐसे जो आपके जो कैरियर्स हैं वो इन चीज़ों को आगे आप अपनी प्रोजनी ना बनाएं। कैसे? बाय वेरियस चेकिंग, उनको चेक करके, जैसे सच एज मैरिज कंट्रोल मेथड के थ्रू, या सेग्रोगेशन, उसके अलावा बर्थ कंट्रोल, उसके अलावा स्टेरिलाइजेशन के थ्रू, और कंट्रोल ऑफ द कॉन्सेंग्विस मैरिज। इन सब के ऊपर कंट्रोल करके आप इन चीज़ों से बच सकते हो। ठीक, आगे बात कर रहे हैं टू फाइंड आउट द वेरियस फैक्ट। हम बहुत सारे फैक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। साइंटिस्ट हैव टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बट इट हैज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो इन ह्यूमंस। वो कहता है कि साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर ऐसे प्रैक्टिकल्स कर सकें। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड इन स्टडिंग दी ह्यूमन जेनेटिक्स। कहता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं जब हम ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे कौन कौन सी? पहली बात, सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर रिलेटिवली स्मॉलर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द मैन इज मोर। वो कहता है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो सेल है, जो कोशिका है जो ह्यूमन की, वो एक तो बहुत छोटे साइज़ की है और इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। साइज़ तो छोटा है और क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा है, तो एक्सपेरिमेंट करने में हमें परेशानी होती है। उसके अलावा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट ऑन द ह्यूमन इन द लेबोरेटरी। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी ह्यूमन को पकड़े और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें लैब में ले जाके, ऐसा कोई भी रेडी नहीं होगा। नेक्स्ट, ड्यू टू द ग्रेटर लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन, अ लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू द स्टडी देयर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और सबसे बड़ी बात, जो ह्यूमन की जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन काल है, बहुत लंबा होता है और इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए उनके ऊपर कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट, रेट ऑफ द रिप्रोडक्शन इज स्लो इन द ह्यूमन। और ह्यूमन के अंदर जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत लंबा है ना, यानी कि वैसे लंबा और वैसे स्लो प्रोसेस है ये। इंडिविजुअल ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज आर जनरली हेट्रोजाइगस फॉर वेरियस करेक्टर। और वो कहता है कि जो ह्यूमन की जो स्पीशीज़ है, जो इंडिविजुअल ह्यूमन स्पीशीज़ है, वो जनरली हेट्रोजाइगस है। बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए वो होमोजाइगस कंडीशन नहीं शो करता। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो इसलिए हमें होमोजाइगस इंडिविजुअल ढूंढना बहुत टफ काम है। ड्यू टू द कंट्रोल हाइब्रिडाइजेशन एंड द लॉन्ग लिव्ड लाइफ अमंग द ह्यूमन, नॉट पॉसिबल टू स्टडी द मैनी जनरेशन इन ईजी वे। तो कहता है एक तो कंट्रोल हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरी मतलब हम हाइब्रिड तो कर नहीं सकते, हाइब्रिडाइजेशन कर नहीं सकते ह्यूमन की केस के ऊपर, और दूसरी बात उसकी जो लाइफ लॉन्ग है बहुत लंबी है, इसलिए हमें एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी जनरेशन के ऊपर अगर हमने एक्सपेरिमेंट करना तो ये पॉसिबल नहीं है किसी एक साइंटिस्ट के थ्रू। मतलब एक साइंटिस्ट की खुद की उम्र कितनी होती है? 50, 60, 70। और अगर आप वो किसी ह्यूमन के ऊपर कर रहा है, माना वो ह्यूमन 50 साल का जिसकी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो कितने की साल जिएगा आगे, है ना। अब जैसे आप अगर जैसे एक हमारे मेंटल साइंटिस्ट थे ग्रेगरी जॉर्ज मेंडल, उन्होंने मटर का पौधा लिया। मटर का पौधा आपको पता है कि तीसरे चौथे महीने में जाके वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, आगे वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन देता है, फिर नेक्स्ट मंथ में उसके जो प्रोजनी होते हैं वो बड़े होकर आगे, तो वो हम उसकी जनरेशन टू जनरेशन देख सकते हैं आगे। लेकिन ह्यूमन के केस में एक सिंगल साइंटिस्ट एक ह्यूमन बींग के ऊपर एक जनरेशन को भी कवर नहीं कर सकता उसकी। ठीक, नेक्स्ट, डिस्पाइट ऑफ द अबव mentioned problems, human are considered suitable for the genetic experiment due to। वो कहता है ऊपर आपने जितनी भी परेशानियों देखी उसके बजाय भी, उसके अलावा होने के बावजूद भी, ह्यूमन आर कंसिडर्ड सूटेबल फॉर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा भी ह्यूमन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए एक अच्छा सूटेबल है। कैसे? कहता है लॉन्गर लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन्स, abnormalities that require a relatively long period to express themselves can be easily स्टडीड। वो कहता है कि लंबा जीवन काल होने की वजह से ह्यूमन के अंदर जो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, रिक्वायर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ऐसी एबनॉर्मलिटीज़, ऐसी
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको एक्सप्रेस होने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है, और उसके लिए ऐसा टाइम पीरियड हमें इजीली ह्यूमन के केस में मिल जाता है. बाय पेडिग्री स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द फैमिलीज मैनी जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ द मैन कैन बी ट्रेस आउट. कहता है पेडिग्री एक स्टडी होती है, अभी हम देखेंगे क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस. वो कहता है पेडिग्री स्टडी की हेल्प से और एनालिसिस की हेल्प से हम किसी फैमिली के बारे में उसके जेनेटिक कैरेक्टर को आसानी से ट्रेस आउट कर सकते हैं. ठीक. टू स्टडी ऑफ द मैनी डिसीज आर मोर प्रेफरेबल देन एनी अदर ऑर्गेनिज्म. वो कहता है कुछ कुछ जैसे स्टडी है बहुत सारी डिसीज जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इंटेलिजेंस कोशेंट, ह्यूमन यानी आईक्यू, इनकी जो स्टडी है वो हम सबसे अच्छी जो है ह्यूमन में कर सकते हैं बजाय किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर. हमें ये चीज़ों की अगर स्टडी करना हो तो हमें ह्यूमन से अच्छा और कोई बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मिलेगा. राइट. आगे चलते हैं. कहता है एग्जाम्पल ऑफ सम ऑटोसोमल करेक्टर इन द ह्यूमन. कुछ ऑटोसोमल हम करेक्टर देख लेते हैं. करेक्टर है आई कलर. तो डोमिनेंट होता है ब्राउन और ब्लैक, जबकि रिसेसिव होता है ब्लू. ब्लू कलर वाले रिसेसिव करेक्टर बहुत कम देखने को मिलता है इसीलिए. आई का साइज लार्ज जो है वो डोमिनेंट है और स्मॉल रिसेसिव है. आई लोब डोमिनेंट, जो आई लोब्स होते हैं वो फ्री हो वो डोमिनेंट है. सॉरी ईयर लोब्स, जो कान के पास आपने देखा ना जहाँ पे हम छल्ला जैसे जो लेडीज़ होती हैं जो अपनी कान के ऊपर रिंग्स जहाँ डालती हैं है ना, तो वहाँ पर लोब लगा छोटा सा लोब बना होता है. मैं आपको बना के दिखा देता हूँ तो आपको याद रहेगा. जैसे मैं आपको ये ईयर का डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ. जैसे ये आपका कान है, चलो आपको सही से नहीं दिख रहा, मैं दोबारा बना देता हूँ. जैसे कि ये ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और उसका ये कान है इस तरीके से. तो ये जो कान में आप ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, इसे कह रहा है वो ईयर लोब. क्या बोल रहा है? लोब. जहाँ पर कोई रिंग आप डालते हो है ना इस तरीके से, तो वो कहता है ये जो ईयर लोब्स हैं डोमिनेंट है कि ये फ्री हूँ. अब जैसे आपने अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, तो किसी किसी ह्यूमन बीइंग में तो ये ऐसे होते हैं. मैं आपको बना के दिखाता हूँ ऐसे, मतलब ये यहाँ से फ्री है. और किसी किसी में कैसे होते हैं, अब यहाँ देखो, यहाँ जो मैं बना रहा हूँ इधर वाले में फ्री है और यहाँ ये फ्यूज़ है. समझ रही बात? यहाँ ये देखो ये जो लोब है इसकी जो पाली है, जो ईयर पिन्ना है, वैसे ये क्या है ईयर पिन्ना, ये देखो फ्री है यहाँ पर है ना, झूल रहा है. लेकिन यहाँ फ्यूज़ नहीं है. अब आप खुद अपने कान का चेक कर सकते हो कि ये फ्यूज़ है कि नहीं फ्यूज़ है. अगर फ्यूज़ नहीं है फ्री फॉर्म में है तो वो डोमिनेंट वाला है, और अगर फ्यूज्ड है तो वो रिसेसिव करेक्टर वाला है आपका कान है. ठीक. उसके अलावा चीक्स, डिम्पल चीक्स ये डोमिनेंट करेक्टर और नॉर्मल वाले रिसेसिव करेक्टर है. हैंड आपके डोमिनेंट है राइट हैंड और रिसेसिव है लेफ्ट हैंड. रोलिंग ऑफ द टंग, रोलर है तो डोमिनेंट है, नॉन रोलर है तो रिसेसिव है. पीटीसी फिनाइल थायोकार्बोनेट थायोकार्बोमाइड टेस्टर, तो जो टेस्टर है वो डोमिनेंट और नॉन टेस्टर रिसेसिव करेक्टर है. स्किन पिगमेंटेशन नॉर्मल होती है और एल्बिनो वाइट एनिमल या प्लांट वो आपका रिसेसिव कलर है. आर एच फैक्टर पॉजिटिव है तो डोमिनेंट करेक्टर और नेगेटिव है तो रिसेसिव है. तो ये सारी चीज़ें आपने करेक्टर देख ली है. आगे बात करते हैं डिवाइस यूज्ड इन द ह्यूमन जेनेटिक स्टडी. वो कौन से डिवाइस हैं जो हम ह्यूमन जेनेटिक स्टडी में यूज़ करते हैं. कहता स्टडी एंड द एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक्स इज प्रेफर्ड बाय द मैनी मेथड्स. कहता जो आप अध्ययन या ये जो आपका अपना एनालिसिस कर रहे हो, अपना सर्वेक्षण कर रहे हो ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर, इसके लिए इज़ परफॉर्म्ड बाय द मैनी, हम बहुत सारे इसमें मेथड यूज़ करते हैं. लाइक पेडिग्री एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस और ह्यूमन कैरियोटाइपिंग. पहला आता है पेडिग्री एनालिसिस, दूसरा आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और तीसरा आता है ह्यूमन कैरियोटाइप. इसको एक एक करके देखते हैं. पहला आ गया आपका पेडिग्री एनालिसिस. कहता स्टडी ऑफ द ancestral history of man of transmission of the genetic character from one generation to next is
पेडिग्री एनालिसिस। कहता है जब आप अध्ययन कर रहे हो, कौन सा अध्ययन कर रहे हो, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ द मैन, आप उसके पूर्व किसी भी मनुष्य की पूर्वजों की हिस्ट्री के बारे में, उनके इतिहास के बारे में अगर आप अध्ययन कर रहे हो, कैसा अध्ययन, ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन, आप ये देख रहे हो कि कैसे उनके अंदर जेनेटिक करेक्टर्स, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरण हुआ है उनके पूर्वजों से लेकर आज तक जो उनके प्रेजेंट मैन है, ये एनालिसिस कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। मतलब कहने का मतलब ये क्या समझा रहा है, जैसे कि ये आपके हैं ग्रांडपा और ग्रांड मदर है, और ये आपके ग्रांडपा, इनके आगे 4 संतानें हुई, प्रोजिनी हुई, जिसमें से ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, और ये भी लड़का है। तो आगे जाके इसकी मैरिज हुई इसके साथ, इसकी मैरिज हुई इसके साथ, और इसकी मैरिज हुई इसके साथ, और इसकी मैरिज हुई इसके साथ। आगे फर्दर इनकी 2 जब बच्चे हुए, आगे इनके 2 बच्चे हुए, आगे इनके भी 2, आगे सन हुई, ठीक है। तो और फॉर एग्ज़ाम्पल ये हुए, इनकी 2 बेटियां हुई, इनकी भी दोनों बेटियां हुई, और इनके 2 बेटे हुए, ठीक है। ये चीज़ आप देख रहे हो। तो ये हमारी थी फर्स्ट जनरेशन, ये आगे सेकंड जनरेशन, और ये आगे थर्ड जनरेशन, ठीक है ना। ये आगे फर्स्ट, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। तो अब माना कि पिता में कोई डिसीज़ थी, हम ऐसे मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिसीज़ वाला है, इसको भी हो गई, इसको भी हो गई, इसको भी हो गई, इसको भी हो गई, और इसको भी हो गई। तो इस तरीके से अगर हमने पता लगाया कि ये जो डिसीज़ है उनके पीछे किन किन को थी, तो हम जब ये उनके पूर्वजों में जाके पीछे पीछे जाके देख रहे हैं कि उनकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, माना मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, मुझे पता लगा कि इसको कोई डिसीज़ है। अब मैं देख रहा हूँ कि उनके पेरेंट्स में किसको थी, पेरेंट्स के पेरेंट्स में किसको थी। तो जब मैं ये चीज़ का स्टडी करता हूँ तो वो कहलाती है पेडागरी एनालिसिस। क्या कहलाती है? पेडागरी एनालिसिस। तो देख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट क्या कहलाता है कि जब हम स्टडी ऑफ द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, मतलब उनके पूर्वजों के इतिहास के बारे में हम जब जाने, तब ये क्या कहलाती है? पेडिग्री एनालिसिस। जैसे कि ड्राफिज्म, बोनापन, एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एक्सेट्रा आर द जेनेटिकली ट्रांसमिट करेक्टर्स। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं जो देख रहे हो आप, ये सब एबनॉर्मल चीज़ें हैं, और इन सब की जो ये सब जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ सकती हैं। तो इनकी स्टडी हम पेडिग्री एनालिसिस से कर सकते हैं। टू स्टडी एंड एनालिसिस दैम अ पेडिग्री ऑफ अ जेनेटिक फैक्ट और डाटा आर फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज्ड। वो कहता है कि पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ फॉलोइंग, जो आगे हम देख रहे हैं, कुछ सिंबल हमें यूज़ करने पड़ते हैं। वो देखते हैं कौन कौन से सिंबल हैं। जैसे यहाँ मैंने स्क्वायर बनाया, ये नॉर्मल मेल के लिए शो करते हैं ऐसे। ये नॉर्मल फीमेल, मतलब ऐसा कोई भी डिसीज़ नहीं है इसको, ये नॉर्मल फीमेल है। ये इस तरीके अगर हम शो करें तो मतलब मेटिंग मैरिज, मतलब इनके अंदर इनके बीच में शादी हुई है। इस तरीके से अगर शो करें तो द सिबलिंग आर इंडिकेटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अकॉर्डिंग टू द डाटा वाइज बर्थ। तो यहाँ हमने इनको शो किया होगा, ये पेरेंट जनरेशन है, ये इनकी फर्स्ट जनरेशन है, यानी इनकी आगे इनकी प्रोजिनीज है, राइट। नेक्स्ट, इस तरीके का अगर हम शो कर रहे हैं, मतलब अगर ऐसे तो स्क्वायर होता है, लेकिन हमने इस तरीके में जैसे मैंने डिज़ाइन बनाया है, अगर ऐसा डिज़ाइन होगा तो मतलब क्या है कि सेक्स अनस्पेसिफाइड है, हमें नहीं पता ये मेल है कि फीमेल। ऐसे देखो नॉर्मल में तो क्या होता है, अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ तो ये क्या है? फीमेल। और अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ तो ये क्या है? मेल, ठीक है ना। सॉरी, मैंने साइन गलत कर दिए, एक बार दोबारा बनाता हूँ। ये होता है फीमेल, जो गोल है डिज़ाइन, ये कहता है फीमेल। और फीमेल के लिए साइन कैसा होता है? ये वाला। और ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है मेल पर्सन, और मेल के लिए क्या बनाते हैं हम? ये, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सेक्स डिफाइंड नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। जब इस तरीके की कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होता है? ट्विन ऑफ द मोनोजाइगोटिक। ये कैसे हैं? ट्विंस हैं। कैसे? और मोनोजाइगोटिक, ट्विंस हैं और मोनो, और वो भी मोनोजाइगोटिक। एक तो ट्विन का मतलब होता है जुड़वा,
ऊपर से कैसे है मोनोजाइगोटिक, मतलब एक ही जाइगोट से दो इंडिविजुअल बने, मतलब जाइगोट की डिवाइडेशन हुई, एक जाइगोट में दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो गया। आगे है इस तरीके से अगर ऐसे साइन बने हो तो ये है ट्विन तो है, जुड़वा तो है ये, लेकिन कैसे हैं डाई जाइगोटिक, मतलब दो जाइगोट से बने हैं। समझ आ गई बात। ये यहाँ पर दोनों के जाइगोट अलग अलग हैं लेकिन टाइम ऑफ बर्थ सेम है, तो ये भी ट्विन्स है। तो ये दोनों ब्रदर हैं, ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये ब्रदर सिस्टर हैं। आगे बात करते हैं जब इस तरीके से डिज़ाइन बना, मतलब कि अफेक्टेड मेल है और अफेक्टेड मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल, मतलब दोनों में बीमारी है। उसके बाद हाफ हाफ हो दोनों, तो हिट्रोजाइगस फॉर द ऑटोसोमल रिसेसिव, ये जो कंडीशन शो करती है वो कर दिया है हिट्रोजाइगस कंडीशन को फॉर द ऑटोसोमल रिसेसिव। आगे इस तरीके से दिखाया तो कैरियर फीमेल ऑफ द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर और डिसीज़। यहाँ पर जो आपकी फीमेल है एक तो वो कैरियर है और जो रोग है वो कैसा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर है, मतलब कि वो जो बीमारी या करेक्टर है जिसको वो लेके जा रही है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक तो मतलब सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, ऊपर से कैसी है रिसेसिव रिकॉर्ड में है। इस तरीके से साइन बनाओ तो मतलब डेथ ऑफ द दोनों मतलब जब मेल फीमेल की डेथ हो गई है, अगर इस तरीके का सिंबल बना, ये सिंबल कैसा बना इस तरीके का, ऐसे बनाइए, ठीक है ना, ये सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एबॉर्शन और स्टिल बर्थ, ठीक है, एबॉर्शन हो रहा है या स्टिल बर्थ है, और सेक्स कैसा है इसका अनस्पेसिफाइड है, पता नहीं है अभी। अगर इस तरीके से बने तो ये कैसी हुई है कंसेंग्विस मैरिज हुई है। कंसेंग्विस मैरिज का मतलब ब्रदर सिस्टर के बीच में, एक ही पेरेंट की प्रोजनीज के बीच में मैरिज हुई है। और ये वाले का मतलब क्या है कि जो इनका पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज़, जो मेल आगे इनका चाइल्ड है वो कैसा है अफेक्टेड है डिसीज से। इसका मतलब क्या है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपके 5 जो ऑफस्प्रिंग्स है वो कैसे अनअफेक्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं कहता है कि पेडागरी एनालिसिस प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जेनेटिकल मेकअप ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहता है पेडागरी एनालिसिस की हेल्प से हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके संबंध में, रिगार्डिंग द जेनेटिकल मेकअप ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन का जेनेटिकल मेकअप कैसे हुआ इसके संबंध में हमें एक अच्छी जानकारी मिल जाती है पेडागरी एनालिसिस से। इफ़ एनी जेनेटिक डिसीज इज अकरिंग इन अ फैमिली, अगर कोई भी अनुवांशिक बीमारी किसी परिवार में है, then pedigree analysis provide the guidance to the forthcoming parents about their future progeny। तो पेडिग्री एनालिसिस की मदद से हमें ये गाइडेंस मिल जाती है कि फोर्थ कमिंग पेरेंट्स, जो आपके फोर्थ कमिंग पेरेंट्स हैं, अबाउट देयर फ्यूचर प्रोजनीज, कि उनके पेरेंट्स कैसे होंगे, जो अभी जो प्रोजनीज हैं उनके पेरेंट्स कैसे होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीडेक्टाइली इन ह्यूमंस, ये देखा गया इनकी इस केस के अंदर। एग्जाम्पल गिवन पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस ऑफ द एल्बिनिज्म विच इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। वो कहते हैं कि हम पेडिग्री की हेल्प से हम समझा रहे हैं कि एक हमें नीचे पेडिग्री दी हुई है जिसमें हमने एल्बिनिज्म की इनहेरिटेंस शो की हुई है, एल्बिनिज्म। और ये एक कैसा डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी है ऑटोसोमल रिसेसिव वाली, मतलब ये आपको ऑटोसोम क्रोमोसोम पे मिलेगी और रिसेसिव है ऊपर से, अप्रभावी लक्षण वाली है। ए फोर्थ इंडिविजुअल इज होमोजाइगस नॉर्मल देन फाइंड आउट द कैरियर इंडिविजुअल्स। अब वो कहता है अगर आपका फोर्थ इंडिविजुअल कैसा है होमोजाइगस नॉर्मल है तो कैरियर कौन है इंडिविजुअल, तो जैसे हमारे पास ये पहली जनरेशन है 1 और 2, ये कैसे नॉर्मल, यहाँ मेल नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद 3, ये मतलब उन्होंने पॉइंट आउट किया 1 2 3 4 5 6, और हमें पूछा है कि जो फोर्थ इंडिविजुअल है, फोर्थ इंडिविजुअल इज होमोजाइगस नॉर्मल, वो फोर्थ वाला जो है होमोजाइगस नॉर्मल है, तो उसने कहा कि कैरियर कौन कौन हो सकते हैं, तो हमारा आंसर है इसमें 1 2 5 और 6, ठीक है। तो ये हमारे इसमें उसने कहा कैरियर कौन हो सकते हैं, तो 1 भी, क्योंकि आप देख रहे हो हमारे पास ये जो एक तो कैसा ये ऑटोसोमल है, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही,
और उस पर नहीं कर रही तो मतलब ये दोनों में जा सकती है, तो कैरियर कोई भी हो सकता है। यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके अलावा 5 हो सकता है और 6 हो सकते हैं, ठीक, कैरियर। अब यहाँ तो लेने का मतलब नहीं कि हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, तो उसका कोई लेना देना है नहीं, हमने यहाँ तक जाना है तो उसको हमने काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम ह्यूमन कैरियोटाइप की। दूसरा जो हमारे पास कंडीशन आई वो आई ह्यूमन कैरियोटाइप। कहते हैं ह्यूमन हैव 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं उसकी सेल में। इन दिस मेथड द क्रोमोसोम यानी कि ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। तो कहता है इस मेथड की हेल्प से हम सबसे पहले ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम को अकॉर्डिंगली उनके आकार और संरचना के आधार पर उसे हम अरेंज करेंगे। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर एंड द रिलेटिव लेंथ ऑफ द बोथ आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम 3 टाइप ऑफ द क्रोमोसोम आर फाउंड इन द ह्यूमन। वो कहता है कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से और उनकी जो भुजाएं हैं, क्रोमोसोम की जो आर्म्स है उनकी लेंथ के हिसाब से जब हमने उन्हें अरेंज किया तो हमें पता चला क्रोमोसोम 3 टाइप के होते हैं जो ह्यूमन के अंदर में मिलते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक और तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। कौन कौन सा? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। ये हमारे पास 3 टाइप के क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं। कहता है कैरियोटाइप हेल्प टू नो द स्ट्रक्चर यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। कहता है कैरियोटाइप के माध्यम से, की हेल्प से, की सहयोग से, कैरियोटाइप के सहयोग से हमें क्या पता लगता है? क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम की संरचना या मॉर्फोलॉजी या बाह्य स्ट्रक्चर में पता लग जाता है। बिसाइड द हेल्प इन द क्रोमोसोमल आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स नोमेनक्लेचर आल्सो यूज इन द स्टडिंग द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। वो कहता है हमें इसमें क्रोमोसोमल आइडेंटिफिकेशन और उसके नोमेनक्लेचर के साथ साथ हमें उसकी जो क्रोमोसोम के अंदर जो एबनॉर्मेलिटी है उसके बारे में भी अध्ययन करने में यहाँ पर हमें सहायता होती है, हेल्प होती है। ठीक, समझ आ गई बात? तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।